My dear students, solutions of exercises of NCERT क्लास 12 पार्ट 1 के सेकंड वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम 4.6 टू 4.10. ओके स्टूडेंट, 4.6 में जैसा लिखा गया है कि नेम द ऑक्सो मेटल एनायंस ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन विच मेटल exhibits the oxidation state equal to its group number. Okay. तो स्टूडेंट्स, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. मैग्नीज का ग्रुप नंबर 7, क्रोमियम का 6, वैनेडियम का 5, 4 एंड थर्ड ग्रुप. तो वैनेडियम स्टूडेंट्स +5 स्टेट में बनाता है वैनेडेट VO4 3- और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आती है इसकी +5. क्रोमियम 6 ग्रुप का है, ये ऑक्सोनेन बनाता है क्रोमेट जब pH 6 से ज्यादा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है. जब pH 6 से कम हो जाता है तो क्रोमेट विल कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट और इस डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 मिलती है. मैग्नीज का ग्रुप नंबर है 7. मैग्नीज +7 स्टेट में बनाता है परमैग्नेट एनायन, ऑक्सीडेशन स्टेट +7. तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज दे फॉर्म ऑक्सो एनायंस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट of the respective metal coincide with their group number. Okay. Next question students. 4.7. What is lanthanide contraction? What are the consequences of lanthanide contraction? Okay. Dear students, lanthanum हमने पीरियोडिक टेबल का ये सब डी ब्लॉक का पोर्शन दिखाया है स्टूडेंट्स. तो 6 पीरियड में थर्ड ग्रुप में आता है लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57. लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स सीरियम से ल्यूटेशियम तक को हम लैंथेनॉइड्स कहा जाता है और इन लैंथेनॉइड्स में 4f ऑर्बिटल्स ग्रेजुअली फिल होते हैं. ठीक है ना. तो 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है. तो जब हम सीरियम से प्रासोडायमियम जाते हैं, न्यूडायमियम जाते हैं, तो देखिए प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में आता है लेकिन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल्स में आते जाते हैं. एक 4f ऑर्बिटल दूसरे 4 ऑर्बिटल के लिए शील्डिंग कम प्रोड्यूस करता है, इम्परफेक्ट शील्डिंग प्रोवाइड करता है, जिसके कारण while मूविंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम ZF2 यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो 4f ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो क्या होंगे, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक होता जाता है और जिसके कारण ओवरऑल साइज जब हम सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो ओवरऑल साइज में डिक्रीज होता है. दैट अमाउंट्स अप्रॉक्स 0.21 एंगस्ट्रॉम और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो अगर इसको एक स्टेटमेंट में बोला जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रिडक्शन इन एटॉमिक साइजेस
while filling of 4f orbitals when one moves from cerium to lutetium. Reduction in sizes is due to imperfect shielding of one 4f orbital electron for other. ओके, तो स्टूडेंट इसके लिए जान तो क्या हुआ, हैफनियम का जो साइज है, हैफनियम का साइज एक्सपेक्टेड साइज से ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर क्या हुआ, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जब हम सीरियम से लुटेशियम तक जाते हैं तो देयर इज डिक्रीज इन साइज अप्रॉक्स 0.21 एंगस्ट्रॉम। तो यानी हैफनियम का जो साइज है, हैफनियम का जो साइज है वो 0.21 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो जाएगा। अच्छा, अब आप ऐसे सोचिए, इट्रियम से लैंथेनम आते हैं, साइज क्या हो गया, बढ़ा, साइज बढ़ा। जब हम इट्रियम से जर्कोनियम जाते हैं तो साइज डिक्रीज होगा, और जब हम लैंथेनम से हैफनियम आए तो साइज जितना डिक्रीज होना था उससे ज्यादा डिक्रीज हो गया, बिकॉज ऑफ व्हाट, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब यानी अगर हम इट्रियम और हैफनियम की बात सोचें तो इट्रियम का साइज बड़ा होगा, हैफनियम का साइज छोटा होगा, और जर्कोनियम और हैफनियम दोनों के साइजेस सेम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, क्योंकि जर्कोनियम का साइज आता है 160 पिकोमीटर, जबकि इसका साइज आता है 159 पिकोमीटर, ठीक है ना। यानी जो साइज बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन कॉज्ड बाय फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स नायोबियम और टेंटलम के साइजेस बराबर होते हैं, मोलिब्डेनम एंड वुल्फ्रम के साइजेस बराबर हो जाते हैं। तो ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल्स हैं उनके मेटालिक रेडियाई अपने ग्रुप के पेयर में क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम इस सेकंड हाफ में आते हैं तो सेकंड हाफ में आते ही कुछ डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस बहुत ही माइनर होते हैं। उसका रीजन ये है कि सेकंड हाफ में 3D, 4D एंड 5D में इलेक्ट्रॉन की थोड़ा पेयरिंग शुरू हो जाती है, इसलिए थोड़े डिफरेंसेस यहां पर आ जाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण थर्ड एंड फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज है उनके रेस्पेक्टिव मेटालिक रेडियाई जो है अपने ग्रुप के क्या होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे। लेकिन चूंकि रदरफोर्डियम के बाद कॉपरनीशियम तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, दे आर सिंथेटिक, उनके बारे में बहुत वेल नोन रिकॉर्ड्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बस थ्योरेटिकली ऐसा सोच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक और स्टूडेंट यहां पर है, जर्कोनियम और हैफनियम का साइज बराबर होने के कारण क्या होगा, यानी दे अकर टुगेदर इन अर्थ क्रस्ट। जैसे जर्कोनियम 4+ एंड हैफनियम 4+, जर्कोनियम ये 4+, जर्कोनियम 4+ और हैफनियम 4+, इनके भी साइजेस क्या हैं, बराबर हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इनके साइजेस बराबर होने के कारण इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सेम होती है, और रिएक्टिविटी सेम होने के कारण क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट जर्कोनियम फ्रॉम हैफनियम, इसलिए इनको क्रोमेटोग्राफी से हम अलग करते हैं। ऐसे ही नायोबियम, टेंटलम, they exist together in earth crust and it is very difficult to remove niobium ion from tantalum ion। तो इनका सेपरेशन हम लोग करते हैं किससे, क्रोमेटोग्राफी से। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट आएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? Which of the D
block elements may not be regarded as transition elements. Okay. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4.8 में सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। देखिए, सभी डी ब्लॉक मेटल्स, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स। अच्छा, मेटल्स हैं तो मेटालिक लस्टर होगा, डक्टिलिटी होगी, मैलेबिलिटी होगी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ये प्रॉपर्टीज इसमें मिलती हैं। हालांकि मरकरी और कॉपरनीशियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पर बहुत कम होते, मतलब बहुत ही कम होते, जिसके कारण ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ओके। इसके अलावा इनमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज इन मेटल के एटम्स में N-1d और Ns ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यानी Ns ऑर्बिटल और N-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के कारण इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ जाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि S ब्लॉक के कंपैरिजन में D ब्लॉक के मेटल्स में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ जाती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हायर होगा। इस कारण से इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती है। एक और बात इसमें आप ऐड करेंगे, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक मेटल से ज्यादा होती है, इसलिए ओवरऑल इनकी रिएक्टिविटी एस ब्लॉक मेटल के कंपैरिजन में कम होगी। ठीक। They exhibit a range of variable oxidation state. Most of them exhibit a range of variable oxidation state that varies by 1 unit. ये खास बात है। जबकि आपको बता दें, जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में है, उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती जनरली। जैसे स्कैंडियम या स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करेगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी एक ही डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है, +2 है। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो ये जितने भी मेटल्स हैं ना, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जितने मेटल हैं, दे ऑल आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन एक्सेप्ट कॉपर, एंड दैट इज व्हाई ये सभी मेटल्स, कॉपर को छोड़कर सभी मेटल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ठीक। नेक्स्ट, इनकी प्रॉपर्टी में बात किया जाए तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक मेटल के आयंस हैविंग D1 to D9 इलेक्ट्रॉन्स, दे एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। और इनका पैरामैग्नेटिज्म जो है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से निकाला जाता है। उसका रीजन ये है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन में दो मोशन होते हैं, स्पिन और ऑर्बिट। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स में मैग्नेटिक मोमेंट कॉज्ड बाय ऑर्बिट मोशन इज क्वेंच्ड, इसलिए स्पिन मोशन के कारण ही जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। इसलिए हम लोग इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n+2। ओके। फिर इनमें स्टूडेंट्स एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ देम एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने के पीछे रीजन क्या है? दे एग्जिबिट, मोस्ट ऑफ देम एग्जिबिट ए रेंज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट वेरीज बाय 1 यूनिट। सेकंड, सरफेस कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है ना, सरफेस कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से सरफेस कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसके कारण एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की। हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इन नॉनमेटल के एटम्स आसानी से इन मेटल के वॉइड्स में
अकोमोडेट हो सकते हैं और इन एलिमेंट के साथ ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अपने पैरेंटल मेटल से फिजिकल प्रॉपर्टी समवॉट डिफरेंट होती है। जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, ठीक है ना, रिएक्टिविटी इनकी क्या होगी, कम होगी, मोर स्टेबल होंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, डक्टिलिटी मेल्बिलिटी कम हो जाएगी, इस तरीके। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय। उसका रीजन ये है कि उनके साइजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताई स्टूडेंट्स, और यहां पे कहा गया है कि व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। इसके बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट हम देना चाहेंगे स्टूडेंट। जैसे ये एस ब्लॉक हो गया है ना, और ये हो गया पी ब्लॉक, और ये हो गया डी ब्लॉक, है ना, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये हो गया पी ब्लॉक, है ना, और यहां बॉटम पर आता है एफ ब्लॉक। So while moving from S to P, D block elements line the transition phase, and that उसका रीजन ये है कि D block के जो मेटल्स हैं इनका मेटालिक कैरेक्टर S से कम है लेकिन P से ज्यादा है, ठीक है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि D block के मेटल्स, मोस्ट ऑफ मेटल्स एग्जिबिट प्रॉपर्टी जो, जैसे यहां पे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जब हम मूव करते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, एक मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ मूव करते हैं, तो डी ब्लॉक मेटल्स क्या करते हैं, इन दोनों एक्सट्रीम को क्या करते हैं, उनके बीच की प्रॉपर्टी ये रखते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया है। ओके, एक और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट पार्ट है कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनको कौन कौन से एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे और कौन कौन से मेटल्स को हम डी ब्लॉक मेटल बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल स्टूडेंट यहां पे लेता हूं, कॉपर लिया स्टूडेंट्स, कॉपर है 4th पीरियड में, ठीक, और 3rd पीरियड का पहले नोबल गैस लिखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन हो गया, आर्गन, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4s1 एंड 3d10। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक जिंक हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जिंक लिया हमने, जिंक अगेन, आर्गन, 3d10, 4s2। ओके, एक सिल्वर का केस हम ले लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन, क्रिप्टन 4d10, 5s1, ठीक है ना। ओके, अब जैसे कॉपर जब हम +2 बनाएंगे ना, कॉपर को जब हम 2+ में ले जाएंगे तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन तो एक यहां से निकल गया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो फाइनली यहां पर कितना आ गया 9 और यहां पे आ गया 0। अगर हम सिल्वर प्लस बनाते हैं, यहां पर आ गया 0। अगर हम सिल्वर 3+ बनाते स्टूडेंट्स, सिल्वर 3+, क्रिप्टन, देन 4d8, 5s0, और अगर हम जिंक 2+ बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो आर्गन 3d10, 4s0। तो स्टूडेंट डी ब्लॉक का वो मेटल जो अपने किसी स्टेबल, किसी एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेटिव स्टेट में अगर उसके डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड हैं, या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी पॉजिटिव ऑक्सीडेटिव स्टेट में उसके डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं, तो वो ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। और जहां पर इवन एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेटिव स्टेट या मोर कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेट
या जो उनकी जिस ऑक्सीडेसिव स्टेट में उसके कंपाउंड्स मिलते हैं, उस ऑक्सीडेसिव स्टेट में अगर डी ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड रहता है तो उसको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे। देखिए जिंक की ऑक्सीडेसिव स्टेट क्या है? +2, और +2 में आप देख रहे हैं ना, तो जिंक के ग्राउंड स्टेट एज वेल एज केटानिक पार्ट में भी क्या है? डी पूरा भरा हुआ है, इसलिए जिंक डी ब्लॉक मेटल तो है लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है। वहीं पर आप कॉपर देखिए, कॉपर के ग्राउंड स्टेट में D10 था, सिल्वर के ग्राउंड स्टेट में D10 था, लेकिन कॉपर +2 स्टेट भी शो करता है, सिल्वर +1 एंड +3 दोनों शो करते हैं, लेकिन +3 स्टेट में स्टूडेंट्स, +3 स्टेट में यहां पर इसका 4 जो डी है वो पार्शियली फिल्ड है, इसलिए सिल्वर और कॉपर दोनों जो है वो ट्रांजिशन मेटल हैं, ठीक है ना, डी ब्लॉक एज वेल एज ट्रांजिशन मेटल है। तो अब ओवरऑल आपको कंक्लूजन बता दें, पूरे डी ब्लॉक मेटल्स में, पूरे डी ब्लॉक के मेटल्स में जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये डी ब्लॉक तो मेटल है लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं कहे जाते, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेसिव स्टेट में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं होते, फुलफिल्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, I'm moving towards next question. Then question number 4.9, in what way is the electronic configuration of the transition elements different from that of non-transition elements? Okay. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक ट्रांजिशन का लिखता हूं, यानी एक डी ब्लॉक का मैं लिखता हूं, एक मैं पी ब्लॉक का लिखता हूं, एक मैं एस ब्लॉक का लिखता हूं, ठीक है ना। तो मैं शुरुआत करता हूं 4th पीरियड की, है ना। 4th पीरियड में जैसे पोटेशियम हमें लिखना है, पोटेशियम, ठीक। तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए स्टूडेंट्स आप देखिए यहां पे ऐसा करता हूं, मैं पहले पोटेशियम आएगा 4th पीरियड में, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक। तो पहले ऐसा करता हूं, 2 पीरियड का, 2nd पीरियड का हम नोबल गैस लिख देते हैं, तो हीलियम और नियॉन हो गया, ये देखिए नियॉन लिख दिया हमने, है ना। अब शुरुआत होती नहीं, 2 पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन खत्म, अब हम 3rd पीरियड में, 3rd पीरियड में पहले क्या फिल होगा? 3s2, है ना। 3s2 के बाद 3p6 आएगा, 3p6 आएगा। इस समय यहां पर अभी 3d नहीं भरा गया, याद रखिए, है ना। तो ये यहां पर क्या हो गया? 3rd पीरियड कंप्लीट हो गया। 3rd पीरियड के बाद अब हम आए 4th पीरियड में, तो 4th पीरियड में यानी अब 4s1 यानी आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है कहां पर आया? s में गया, यानी पोटेशियम में कहा गया? एस में गया। ओके, अब इसी में हम स्टूडेंट्स लेते हैं, मान लिया ब्रोमीन ले लेता हूं स्टूडेंट्स, है ना। ब्रोमीन ले लिया हमने, ब्रोमीन है, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए अगेन हमने क्या ले लिया? नियॉन। 2 पीरियड खत्म हुआ, पहले 3s2, 3p6, ठीक है ना। 3rd पीरियड पूरा कंप्लीट, यानी हीलियम नियॉन आर्गन का जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम 4th पीरियड में एंटर कर रहे हैं। 4th पीरियड में सबसे पहले क्या होगा? 4s भरे जाएंगे। तो देखिए हमने 4s2 भर दिया। 4s2 भरने के बाद अब क्या होगा? 3d भरा जाएगा। अब क्या होगा? 3d भरा जाएगा। तो यहां पर आ गया 3d10 हो गया। 3d10 फिल हो जाने के बाद अब हम किस में आएंगे? 4p में आएंगे, और ये आ गया 4p, और 4p में हम लोग यहां पर आ गए 5, 17 ग्रुप है ना। अच्छा, इसी 4th पीरियड का हम एक लेते हैं स्टूडेंट्स, मान लिया हमने निकल ले लिया, निकल, नियॉन, 3s2, 3p6, 4s2, ओके।
स्टूडेंट निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, ठीक है ना, 28 होता है। ओके, जैसे ब्रोमीन का अगर बात किया जाए तो ब्रोमीन का क्या आएगा, हीलियम, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है ना। इसका आएगा क्रिप्टन, क्रिप्टन से एक कम हो जाए यानी 35 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका पोटेशियम का कितना आ जाएगा, 19 आएगा, ठीक। निकल का कितना आ गया, 28 आ गया। तो अब देखिए अभी तक 27 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल कर चुके हैं, सॉरी अभी तक स्टूडेंट्स हमने यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, 3d8 में जाएंगे। अब देखिए फर्क क्या हो गया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन ये s ब्लॉक का है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स s ऑर्बिटल, ये p ब्लॉक का है और ये d ब्लॉक का है। तो स्टूडेंट्स जो नॉन ट्रांजिशन जैसे s ब्लॉक और p ब्लॉक के एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन गोस इनटू, जैसे s ब्लॉक का है तो s में जाएगा ऑफ वैलेंस शेल, अल्टीमेट शेल के s में जाएगा, और p ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू p सब शेल ऑफ अल्टीमेट शेल। लेकिन अगर d ब्लॉक का मेटल है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन विल फिल d सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल यानी n-1 d सब शेल में जाएगा, यह फर्क है। और अगर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं तो अल्टी पेनल्टीमेट शेल के f ऑर्बिटल में जाएगा। बस थोरियम में नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10, what are different oxidation states exhibited by lanthanoids? Okay, स्टूडेंट लैंथेनॉइड्स के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं। देखिए लैंथेनॉइड्स में स्टूडेंट्स जो देखिए सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड की है +3, और जो लैंथेनॉइड +4 शो करते हैं दे विल एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और वो +3 में आ जाएंगे, और जो लैंथेनॉइड्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का काम करेंगे और वो +3 में आ जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स सीरियम की बात करूं, सीरियम आ गया स्टूडेंट्स ज़ेनॉन 6s2 5d1 4f1, ठीक है ना। ये सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 58। तो जब सीरियम 4+ शो करेगा, देखिए सीरियम +4 शो करेगा तो यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा। ओके 0 0 एंड 0, ठीक है ना। और सीरियम 4+ इट विल कन्वर्ट इनटू सीरियम 3+, ठीक। अब जैसे यूरोपियम की बात करें स्टूडेंट्स, यूरोपियम 63 Xenon 4f7 5d0 and 6s2। तो यूरोपियम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करे, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या होगा, हाफ फील्ड बच जाएगा, 4f का हाफ फील्ड बच जाएगा। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Xenon जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, तो सीरियम 4+ should be more stable because of having Xenon like configuration। ऐसे ही यूरोपियम 2+ will be more stable क्योंकि यहां पर हाफ फील्ड आ गया स्टूडेंट्स, ये हाफ फील्ड आ गया है ना। एक और बात कर लेते स्टूडेंट्स यहां पे, जैसे हम लॉरेंशियम की बात करें, या चलिए लुटेशियम की बात करते हूं। Xenon 4f14 5d1 and 6s2। लॉरेंशियम
तो 103 होगा जो कि एक्टिनोइड कहलाएगा, उसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लुटेशियम 71, ठीक है ना। दिस लुटेशियम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा, देखिए ना यहां पे 0 and 0, ठीक। तो स्टूडेंट्स सीरियम 4, हालांकि एक्वस मीडियम में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक सीरियम 4 स्टेबल होगा, यूरोपियम 2+ स्टेबल होगा, लुटेशियम 2+ स्टेबल होगा, ठीक है ना। यहां पे 2+ में लिख देता हूं। लेकिन जब इन्हीं के केटायन को हम एक्वस फेज में लेंगे तो एक्वस फेज में ये ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा। सीरियम 4+ ऑक्सीडाइजिंग, यूरोपियम 2+ ऑक्सीडाइजिंग, लुटेशियम 3+ यहां पर होगा स्टूडेंट्स, ये स्टेबल होगा। लुटेशियम 3+ स्टेबल होगा, स्टेबल रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग। ऐसे ही गैडोलिनियम 3+ स्टेबल, एटर्बियम YB2+ रिड्यूसिंग, समैरियम 2+ रिड्यूसिंग, प्रासोडायमियम नियोडायमियम 4+ ऑक्सीडाइजिंग, टर्बियम 4+ ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है ना। तो यानी द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो गई। एक चलो टर्बियम का मैं केस आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स। ये टर्बियम हमने ले लिया है ना, टर्बियम आ गया 65, जिनॉन 4F9, 5D0 एंड 6S2। तो टर्बियम कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं जिससे ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए, आंसर विल बी व्हाट 4। क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएं तो इसका क्या होगा। यहां पे देखिए अब यहां पर आ गया 4+, 7 और 0, ये स्टेबल हो गया। लेकिन एक्वस फेज में ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4.6 to 4.10। थैंक यू स्टूडेंट्स।